सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्वॉर्ड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वो तो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमी, जैसे कि मैंने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे लूफेंग बाबा के साथ पहुंच जाता है प्रीमियर स्टार के पास से, जहाँ उसे एक एंशिएंट सुप्रीम ट्रेजर भी मिलता है, लेकिन इसके इवॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगना था। पर तभी यहाँ पर 3 डिफरेंट रेसेस के लोग मिलकर लूफेंग के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लूफेंग इनसे जैसे तैसे बच जाता है और यहाँ तक कि वो अपनी नीदर क्लोन बॉडी और गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी इन दोनों का भी यूज करता है। यहाँ पे क्या तगड़ा वाला में एनिमेशन देखने को मिलता है। और फिर जो नॉर्दर्न अलायंस के लोग हैं ना, वो लोग काफी ज्यादा कनिंग थे, जिसके चलते ये लोग पीछे छोड़कर यहाँ अपने आसपास के लोगों को, यानी कि अलायंस में जितने भी लोग थे उन सभी को लूफेंग और उसके सुप्रीम ट्रेजर के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। और अब यहाँ पर चप्पे चप्पे पे स्टार बीस्ट क्लैन के एक बीस्ट के बारे में चर्चा होने लगते हैं। और अब आगे से हमें इस हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर जो होमलिंग सिटी है उसका सीन लेते हैं, जहाँ पर लूफेंग आ चुका था, जहाँ पर उसके जो साथी थे वो आपस में से बात करने लगते हैं। और यहाँ पर वो बंदा उससे कहने लगता है कि क्या तुमने उससे लेजेंडरी टॉप आर्केना के बारे में सुना है, यानी कि स्वॉर्ड रिवर लू के बारे में, जो कि वापस से ओरिजिनल स्टार में अपीयर हो चुका है, यानी कि प्रीमियर स्टार में। अभी उसके पीछे बंदे भी यही बात कर रहे थे कि क्या तुम सच कह रहे हो, वो वापस में आ गया। अगर वो सच में आ गया है ना तो जो यूनिवर्स वेंडरवल के लोग हैं वो लोग भी उसे जान से जरूर मार देंगे। तभी यहाँ पे दूसरा बंदा बताने लगता है कि असल में सुना तो मैंने ये है कि स्वॉर्ड रिवर लू के जो 9 गॉडली स्वॉर्ड्स हैं, अगर उन्हें एक साथ उस जायंट से कंपास में लगाया जाए ना तो वो तुम्हें अलाउ करेगा कि तुम एंडलेस रिवर ऑफ स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर पाओ। अगर मैं तुम्हें इसकी ताकत का बताऊं तो ये ताकत इतनी ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि पीक वेंडरवल को ये चुटकियों में निपटा सकता है। और तुम्हें पता है उनमें से जो एक स्वॉर्ड है ना वो ऑलमोस्ट मेरे हाथ में लगते लगते रह गई, क्योंकि मेरे सामने एक ऐसा बीस्ट आया जिसने कि मेरे हाथों से इस ट्रेजर को छीन लिया, वरना आज मैं कितना ज्यादा पॉपुलर हो जाता। अब लूफेंग जैसे बीस्ट का सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये शायद उसी की बात कर रहा है, और तभी उसे ख्याल आता है कि जिस स्वॉर्ड की बात कर रहा है वो शायद मेरी ही स्वॉर्ड है। यकीन नहीं होता कि मेरे हाथ में इतना बड़ा जैकपॉट लगा है। अब यहाँ पे ये सोचते हुए लूफेंग स्माइल करता है। सामने मुझे बंदा कहने लगता है कि जो थॉर्ड अलायंस का यूनिवर्स मास्टर है ना उसे बस एक कंपास ही मिल पाया है, जिस पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मैंने भी यही सुना है। और अब तो उसे हर हाल में बाकी के वो जो गॉडली स्वॉर्ड्स है उन्हें कलेक्ट करना ही होगा। तभी वो लेडी कहने लगती है कि हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो उस गॉडली स्वॉर्ड के लिए किसी भी कीमत को अदा करने के लिए तैयार है। अब तभी यहाँ पर दूसरा बंदा कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम कौन से वाले ओरिजिन स्टार में हो, क्योंकि अगर तुमने वाकई में उस स्वॉर्ड को देखा है, उस गॉडली स्वॉर्ड को, तो फिर हम कुछ लोगों को गैदर करके वापस से उस बंदे को ढूंढकर, यानी कि उस बीस्ट को ढूंढकर उस पे हमला करके वो स्वॉर्ड हासिल कर सकते हैं। अभी नहीं क्या पता कि जिसके पास वो स्वॉर्ड है वो तो इनके ठीक सामने मौजूद है। तभी वो दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि जो दूसरे अलायंस के लोग हैं वो लोग भी उसी बीस्ट के इंतजार में बैठे होंगे, और एक बार वो बाहर आ जाए तो वो लोग घात लगा के उसके ऊपर हमला करेंगे। अब यहाँ पे ये लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो लूफेंग समझ आता है कि उसे हर हाल में इस ओरिजिनल स्टार यानी कि प्रीमियर स्टार के एक दूसरे हिस्से को छोड़ के यहाँ से निकलना ही होगा। अब तभी हम देखते हैं कि लूफेंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, जहाँ जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट था जिसने कि अपने पीछे कुछ लोगों को लगा रखा था, वो लोग जो कि इसका पीछा कर रहे थे, अचानक से जब वो लोग इसकी बढ़ती हुई स्पीड देखते हैं वो समझ आते हैं कि ये यहाँ से एस्केप करने वाला है, तो ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाते हैं। अब यहाँ पे 2 यूनिवर्स ओवरलॉर्ड्स को ऐसे अपने पीछे आता हुआ देखकर लूफेंग समझ आता है कि माहौल कुछ ज्यादा ही गड़बड़ा रहा है। अब यहाँ पर उनमें से एक बंदा कुछ फेक ब्लड स्पेयर्स का यूज करते हुए उसके रास्ते को ब्लॉक करता है और कहता है कि जल्द से जल्द वो गॉडली स्वॉर्ड हमारे हवाले कर दो। अब लूफेंग इसके ब्लड स्पेयर्स को देखकर समझ आता है कि ये असल में ब्लड पैलेस से बिलोंग करता होगा, लेकिन वो उसके अटैक से डॉज करते हुए कहने लगता है कि अगर ये मेरे पीछे पड़ा है तो इसे उस स्वॉर्ड के बारे में काफी कुछ पता होगा। तभी हम देखते हैं कि दूसरा बंदा भी यहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का यूज करता है, जिसे देख के साथ ही बाबा कहने लगते हैं कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि इसके हर एक डिवाइन पावर में लाइफ मार्क मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि अगर तुम इसके कांटेक्ट में आ गए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अगर इसे तुम्हारी सोल को टच कर लिया तो तुम पूरी तरीके से मारे जाओगे। यहाँ पे ये जो बंदा था ये लूफेंग के ऊपर अपना अटैक चल चुका था, लेकिन लूफेंग भी यहाँ से एस्केप करने में लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो ब्लड पैलेस का वो बंदा था वो भी अपने स्पेयर को लेके सीधा लूफेंग यानी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसके ऊपर चार्ज करता है। और यहाँ पे जैसे वो स्पेयर को आता हुआ देखता है जो कि बहुत ज्यादा जायंट था, लूफेंग समझ आता है कि लूफेंग इसे ज्यादा देर के लिए झेल नहीं सकता। वो फर्स्ट अटैक को तो जैसे तैसे काउंटर करके निकलने लगता है, जो देखकर दूसरा बंदा कहता है कि इसे पकड़ो, ये यहाँ से भाग रहा है। और तभी वो अपने 1000 ब्लेड से लूफेंग के ऊपर एक और हमला कर देता है, जहाँ लूफेंग अपने आसपास एक बैरियर को बनाते हुए उन सारे ब्लेड अटैक से खुद को बचा रहा था, साथ ही वो आगे बढ़ रहा था। पर तभी यहाँ पर ब्लड पैलेस का वो जो बंदा था वो अपने एक बाइंडिंग स्पेल से उसके विंग्स को रोक लेता है। तभी वो यहाँ पर अपना स्पेल सीधा ले जाके उसकी बॉडी में घुसाने की कोशिश करता है, जिसका इंपैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है। और तभी वो अपने स्पेल से बेतनातन लूफेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। दोनों के बीच यहाँ पे क्लोज कॉम्बैट होने लगता है, जो देखते साथ ही लूफेंग खुद को पीछे नहीं रखता, वो यहाँ पर यूज करता है अपने फ्लैश अटैक्स का, जिसे देखते साथ ही वो बंदा इसे डॉज कर जाता है। लेकिन ये जो सिल्वर विंग्स के फ्लैश अटैक्स थे बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थे, जहाँ से ये गुजरते हैं उस चक्की को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देते हैं। अब क्योंकि ये प्रीमियर स्टार है तो हर एक चीज वापस से रीजनरेट हो जाती है। तभी यहाँ पर ब्लड पैलेस का वो बंदा अपने स्पेयर को तेजी से इसकी तरफ बढ़ा देता है, लेकिन लूफेंग मार के इसका डायरेक्शन भी चेंज कर देता है, जो देखकर वो बंदा उसके ऊपर अब काफी सारे अपने ब्लेड के जरिए से अटैक करता है। और लूफेंग और इस बंदे के बीच में काफी इंटेंस क्लोज कॉम्बैट चलने लगता है, लेकिन लूफेंग कहीं से भी इसे खुद के ऊपर डोमिनेट करने नहीं देता। लगातार लूफेंग भी उसके ऊपर ऑफेंसिव अटैक करता रहता है। इस दौरान लूफेंग की सटक चुकी थी, वो इतने तगड़े वाले स्लैश अटैक करता है कि जैसे ही वो बंदा उसे डॉज करता है ना तो यहाँ पर इनका जो दूसरा साथी था उसका यहाँ पर ये जो डिवाइन अटैक बैरियर था वो पूरी तरीके से टूटने लगता है, यहाँ उसकी आंखें भी दिखने लगती है। पर तभी ये बंदा अपने स्पेयर को पकड़ता है और कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, और वो घुमा के लूफेंग के ऊपर तेज तनातन स्पेयर से हमला करता है। यहाँ उसके ये जो बाइंडिंग स्पेल्स है ये काफी ज्यादा तगड़े वाले थे, लिटरली लूफेंग की बॉडी में जैसे इसने चक्कर दिया और लूफेंग को ही पता है कि आखिर वो कैसे वो अपनी पावर का यूज कर पा रहा है। अब यहाँ तभी एक के बाद एक बेतनातन एक्सप्लोजन होने लगते हैं, जिसका फायदा उठाकर यहाँ पे ब्लड पैलेस का ये बंदा अपने स्पेयर के जरिए से एक बहुत ही तगड़ा वाला डिस्ट्रक्टिव अटैक कर देता है, जो कि किसी लेजर की तरह निकलते हुए सीधा लूफेंग की बॉडी से टकराती है। और तभी यहाँ पर एक बूम, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जो कि दूर से ही लोग सेंस कर पा रहे थे। अब यहाँ पे डिस्ट्रक्शन और काफी हद तक फैल चुकी थी, बट एज आई सेड कि ये प्रीमियर स्टार है तो यहाँ पर हर एक चीज वापस रीजनरेट हो जाती है। यहाँ पे इतना तगड़ा वाला अटैक करने के बावजूद भी ये लोग जब ये देखते हैं कि वो बंदा यानी कि वो जो बीस्ट था वो बिल्कुल सही सलामत है, यानी कि हमारा लूफेंग तो इनके होश उड़ चुके थे, दोनों कहने लगते हैं कि ये नामुमकिन है। यहाँ पे वो स्पेयर वाला बंदा कहने लगता है कि यहाँ तक कि एक यूनिवर्स ओवरलॉर्ड भी मेरे अल्टीमेट 13 स्पेयर टेक्निक से नहीं बच सकता, वो कभी भी इसे डॉज नहीं कर सकता। और तुमने एक नहीं दो नहीं पूरे 13 के 13 स्पेयर अटैक्स को अपनी बॉडी के ऊपर ले लिया और तुम्हें खरोच तक नहीं आई। आखिर ये क्या बड़ा है, इसकी ऑरा भी जरा सी भी कम नहीं हुई। यहाँ पे हम गोल्डन हॉर्न बीस्ट को देखते हैं, जहाँ पे लूफेंग अपने मन में कहने लगता है कि हालांकि मेरे सिल्वर विंग्स और जो मेरा ये आर्मर है इन्होंने इसके अटैक को पूरी तरीके से रिड्यूस तो कर दिया है, लेकिन मैंने अपने डिवाइन बॉडी के एक बहुत ही थोड़े से हिस्से को भी खो दिया है, यानी कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। तो शुक्र है कि मेरी डिवाइन
ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद उसकी बॉडी कंप्लीटली एनाहिलेट हो जाती। अब तभी यहाँ पे बाबा को कुछ मैसेजेस मिलते हैं और वो सीधा पहुंच जाती है थर्ड क्लोन बॉडी की तरफ और वो उसे बताने लगती है कि जो होमविंग टीम है ना, इन लोगों ने साथ मिलकर एक टीम को गैदर किया है जो कि तुम्हें हंट करने के लिए ही आ रही है। ये सुनने तक कि लू फेंग इमीडिएटली अपने डोमेन टाइप ट्रेजर को अनलीश करता है और यहाँ पर उसकी गोल्डन एनर्जी को देखकर साथ ही सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर एक डोमेन टाइप का ट्रेजर सामने वाला बंदा यूज कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों से पहले कि कुछ समझ पाते, तभी हम देखते हैं कि वो सारे फायर गॉड ओरिजिन क्रिस्टल्स थे, यहाँ पर लू फेंग ने उनका यूज कर लिया था, जिसके चलते इनके तो होश उड़ चुके थे। तभी यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं जिन्हें देखकर बाबा कहती है कि क्या बात है, ये तो बहुत ही कमाल का था। चलो फिर आज से इस मूव को एक नया नाम देते हैं और इसका नाम होगा गोल्डन लाइट फायर गॉड ओरिजिन क्रिस्टल। यहाँ पर लू फेंग कहने लगता है कि नॉर्थर्न टेरिटरी के अलायंस के लोगों ने पहले ही अपनी चाल चल दी है। मुझे इतना भी पता है कि आसपास के जितने भी वर्लपूल चैनल्स होंगे ना, इन लोगों ने यहाँ पर अपने लोगों को तैनात कर दिया होगा और बस घात लगा के वो लोग मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि एक यूनिवर्स मास्टर हमारे रास्ते में इंतजार कर रहा हो, लेकिन मेरे जो डिस्गाइज है वो एक यूनिवर्स मास्टर के आगे कुछ भी नहीं। यानी कि मैं अगर अपना बेस भी बदलूं तो भी ये लोग मुझे पकड़ ही लेंगे, जिसका मतलब ये है कि मुझे मास्टर की मदद लेनी ही होगी। और तभी हम देखते हैं कि लू फेंग इमीडिएटली केओस सिटी लॉर्ड के पास पहुंच जाता है, यानी कि उनसे मदद लेने के लिए। और केओस सिटी लॉर्ड जो कि उसके हरकतों पे नजर रखे हुए थे, वो आते साथ इसे बताने लगते हैं कि जल्दी अपने सारे ट्रेजर्स अपने थर्ड क्लोन से ले लो और गोल्डन हॉर्न बीस्ट के साथ इसे स्प्लिट कर लो और हां, किसी भी वर्लपूल चैनल्स के पास तुम दिख मत जाना। जिससे लू फेंग हमें जवाब देता है और आगे कहने लगता है कि मास्टर सभी को ये लगता है कि शायद वो जो स्पेस बीस्ट है उसी ने शायद उस लूज वॉर्ड को हासिल किया है। तो अगर मैं अलग हो जाता हूं तो फिर कोई भी मेरी थर्ड क्लोन बॉडी की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पाएगा। अगर ये लोग गोल्डन हॉर्न बीस्ट को पकड़ भी लेते हैं और उसे मार भी देते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी उससे कोई भी ट्रेजर नहीं मिल पाएगा। जिसमें यहाँ पे जो केओस सिटी लॉर्ड है वो बताने लगते हैं कि तुम्हें बस तब तक सब चीजें होल्ड करके रखनी है जब तक कि मैं तुम्हें वहां पे बचाने के लिए नहीं आ जाता, और एक बार मैं आ गया ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे लू फेंग इसमें हाँ में जवाब देता है और तभी हम केओस सिटी लॉर्ड के उसी क्लोन बॉडी को देख पाते हैं जो कि अपने सफर पे जाने के लिए निकल पड़ता है, यानी कि लू फेंग को बचाने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट जो एक फॉरेस्ट के पास पहुंच जाता है, यानी कि जहाँ पर कि लू फेंग अपनी बॉडी को स्प्लिट करने वाला था, और वो इसी फॉरेस्ट को इसलिए चुनता है क्योंकि ये काफी ज्यादा घना था। तभी हम यहाँ पर दूर कहीं वेनरेबल त्यानियांग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यार मेरे हाथ में तो कुछ भी ढंग का लग ही नहीं रहा, शायद मेरी किस्मत कब चमकेगी। अब तभी हम देखते हैं कि इसके हाथ में भी एक नॉर्मल टाइप का ट्रेजर था, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि इसके जो विंग्स होते हैं ये अचानक से शेक करने लगते हैं। तभी वो कहने लगता है कि मेरा भी गुड लक आ चुका है और अब लगता है कि मेरी किस्मत भी चमक उठेगी। अब तभी हम देखते हैं कि लू फेंग के जो सिल्वर विंग्स है वो भी बहुत ही रैपिडली शेक करने लगते हैं और हम देखते हैं कि लू फेंग धीरे-धीरे जैसे अपना कंट्रोल अपने सिल्वर विंग्स से पूरी तरीके से खोने लगता है। ये उड़ाते हुए इसे सीधा वेनरेबल त्यानियांग के पास ले जाता है, जहां पे वो देखकर कहने लगता है कि जरा देखो तो मुझे मेरे विंग्स के बाकी के पार्ट्स मिल गए, अब लगता है कि मेरा विंग्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और तभी वो लू फेंग से कहता है कि तुम जो कोई भी हो चुपचाप वेनरेबल त्यानियांग को अपने विंग्स दे दो। ये देखकर लू फेंग भी शॉक था, वो भी समझ जाता है कि उसके विंग्स और इस बंदे के विंग्स कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करते हैं। यहाँ देखते हैं कि लू फेंग इससे काफी दूर जाने लगता है, लेकिन वो मन रिग्रेट कर रहा था कि यार मेरे पास मेरे सिल्वर विंग्स को कंप्लीट करने का कितना अच्छा मौका था, पर अफसोस की बात है कि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं इससे उलझने का। लेकिन जरा सोच के देखो, एक बार अगर सिल्वर विंग्स पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए ना तो इनकी ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पर जो वेनरेबल त्यानियांग था वो यहाँ लू फेंग के ऊपर हमला कर देता है, कहने लगता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। लेकिन लू फेंग भी उससे काफी दूर निकल जाता है, लेकिन ये बंदा इस कदर सड़क चुका था कि लिटरली वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो यहाँ पर मजबूरन जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है वो मुंह फाड़ के इसे डिवोर करने वाला था, पर तभी वेनरेबल त्यानियांग तभी अपने 8 डायमेंशन का यूज करता है जो उसके आसपास एक क्यूब को बना देती है। और यहाँ पर ये बैरियर इतना ज्यादा सॉलिड था कि जैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने दांतों से इसे क्रश करने की कोशिश करता है तो यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन अगली बार यहाँ पर जो 8 डायमेंशन वाला इसने जो ट्रैप सेट किया था वो पूरी तरीके से जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट है इसे अपने कब्जे में ले लेता है, और जैसे ही वो उसे इसके अंदर क्रश करने वाला था गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसके डायमेंशन को जैसे ब्रेक करते हुए यहाँ से एस्केप करने लगता है। लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भागता हुआ देखकर वो बंदा उसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है, जिसके चलते यहाँ पर एक प्लैनेटरी लेवल का एक्सप्लोजन भी होता है। कि तभी लू फेंग जो कि जैसे तैसे से बच पाया था वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं बचा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, और मैंने तो अभी तक ट्रेजर्स को भी ठीक से स्प्लिट भी नहीं किया। अब तभी यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी डिवाइन पावर को बर्न करना होगा। लू फेंग तेजी से आगे बढ़ता है और फिर वो रास्ते में ही अपने गोल्डन थ्रेड अरोरा मिरर का यूज करता है, जिसके अंदर से यहाँ पे गोल्डन डिवाइन रोशनी निकलने लगती है। और तभी इस मौके का फायदा उठाकर लू फेंग यहाँ से तेजी से डिसअपीयर हो जाता है और वेनरेबल त्यानियांग देखते साथ ही चिल्लाते हुए कहने लगता है कि डब्बू कहीं के अगर मैदान में उतरने से डर लगता है, लड़ने से डर लगता है तो फिर यहाँ पर आई ही क्यों। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि बात है जैसे कि वो जो अरोरा मिरर थी ना उसकी पावर काफी ज्यादा कमाल की लगती है। वो कहने लगती है कि अब तो मैं पूरे रास्ते बस इसी से खेलूंगी। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग एक सेफ जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर वो आसपास आजू-बाजू देखते साथ ही कहने लगता है कि ये सही मौका है, और तभी वो अपनी थर्ड क्लोन बॉडी से अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को अलग करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर ट्रेजर्स को भी स्प्लिट कर लेता है। साथ ही यहाँ पे लू फेंग मन में कहने लगता है कि मैं सिल्वर विंग्स को फिर कभी बाद में कंप्लीट कर लूंगा, पहले ये काम जरूरी है। और तभी हम देखते हैं कि जैसे वो प्रोसेस को आगे बढ़ाता है फाइनली दोनों ही बॉडी अलग हो जाती है और तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने अलग डायरेक्शन में निकल जाता है। तभी इसके ऊपर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है जिसे देखकर पापा समझ जाते हैं कि कोई आ चुका है, और तभी वो देख के हैरान थी कि असल में एक यूनिवर्स मास्टर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये जो यूनिवर्स मास्टर था ना इसने अपने काफी बड़े एक दायरे पर अपने प्रेशर को डाला था, जिसके चपेट में यहाँ पर आसपास के जितने भी लोग थे ना वो लोग भी आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ये जो बीस्ट जैसा दिखने वाला यूनिवर्स मास्टर आ जाता है, और ये और कोई नहीं बल्कि नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस का एक ओवरवेलमिंग डेविल मास्टर है। तभी हम देखते हैं कि ये जो डेविल मास्टर था ये आते साथ ही अपनी थर्ड आई को ओपन करता है जो कि हर जगह को जैसे स्कैन कर रहा था, और तभी इसे डीपली एक चीज नजर आती है। वो कहने लगता है कि अच्छा स्पेस बीस्ट अलायंस। अब गाइस यहाँ पे स्टार बीस्ट अलायंस और स्पेस बीस्ट अलायंस इन दोनों नाम में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है। और तभी ये बंदा गोल्डन हॉर्न बीस्ट को भी ढूंढ लेता है, कहने लगता है कि ओह तो तुम वहां छुपे हुए हो। यहाँ पे लू फेंग फील कर पाता है कि इसकी जो डिवाइन बॉडी है गोल्डन हॉर्न बीस्ट के फॉर्म में वो पूरी तरीके से जैसे ड्रेन हो रही है। वो कहने लगता है कि इसने बस मुझे पल भर देखा और ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिसअपीयर होने लगा हूँ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डेविल मास्टर ने लू फेंग को पकड़ लिया था। वो कहने लगता है कि फाइनली गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुम मेरे कब्जे में आ ही गए। और वो कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं स्पेस टाइम को बिना कंट्रोल किए तुम्हें कभी ट्रैप नहीं कर सकता है? ये सब छोड़ो, मुझे बताओ आखिर वो ट्रेजर कहाँ है, आखिर वो गॉड स्वॉर्ड कहाँ है, और साथ ही मुझे वो विंग्स भी चाहिए। ये कहते हुए वो यहाँ लू फेंग को काफी तेजी से मसलना शुरू कर देता है। यहाँ पे लू फेंग कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक यूनिवर्स मास्टर हो लेकिन फिर भी तुम ऐसे छोटे काम कर रहे हो जो कि अपने जूनियर से ट्रेजर्स को फोर्सफुली चुरा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा लू फेंग को और बुरी तरीके से मसलने लगता है, जिससे पेन भी होता है। तभी लू फेंग खुद से बस इतना
कहता है कि मुझे बस थोड़ी देर और होल्ड करना है जब तक कि मेरा मास्टर यहाँ पे नहीं आ जाता। अब तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो डेविल मास्टर वो कहने लगता है कि तुम्हें मरना है, या तो तुम मुझे अपने वो ट्रेजर से चुपचाप दे दो, या फिर मैं तुम्हें मारने के बाद यहाँ जितने भी वेनरेबल्स होंगे मेरे दायरे में मैं उन सभी को स्लॉटर करके रख दूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर मारे जाओगे तो मुझे तुम्हारे ट्रेजर्स नहीं मिलेंगे? हाँ, मैं तुम्हें मार करके तुम्हारे ट्रेजर्स को हासिल कर सकता हूँ, और सिर्फ वही नहीं बल्कि लूक और स्वॉर्ड के अलावा सारे के सारे मैं ट्रेजर्स को तुमसे हासिल कर लूंगा। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक और मास्टर आ चुका था, जिसके चलते यहाँ पर आसपास काफी ज्यादा फ्लेम और फैलने लगती है, और जितने भी वेनरेबल्स थे ना उनकी बॉडी ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस डेविल मास्टर ने यहाँ पे लू फेंग को पकड़ा रखा था, अचानक से उसका ग्रिप ढीला पड़ने लगता है और लू फेंग जमीन पे गिर पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्लेम स्टार मास्टर है, जो कि स्टार बीस्ट अलायंस से बिलोंग करता है, वो आ जाता है। वो यहाँ पर अपनी ऑरा को रिवील करते हुए कहता है कि डेविल मास्टर, क्या तुम मेरे स्टार बीस्ट अलायंस को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो? ये कहते हुए वो अपनी फ्लेम पावर को अनलीश करता है। वहीं दूसरी तरफ डेविल मास्टर भी एक जोरदार पंच मारते हुए उसकी ऑरा को दूसरी ओर रिपेल कर देता है। यहाँ पे दो मास्टर्स की ताकत आपस में कोलाइड कर रही थी, जो नजारा देखने लायक था। इस दौरान यहाँ पे जो फ्लेम स्टार मास्टर है वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलायंस के एक बंदे को ऐसे हर्ट करने की? ये मेरा जूनियर है। जिसपे यहाँ पे जो डेविल मास्टर है वो भी अपनी ट्रू बॉडी को अनलीश करता है। कहने लगता है कि अगर तुम मुझे रोक सकते हो तो भूलो मत, मैं भी स्पेस टाइम को कंट्रोल करके तुम्हें रोक सकता हूँ। अब यहाँ पे जो बात थी वो स्टार बीस्ट अलायंस और जो नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस है इनके बीच आ चुकी थी। दोनों ही अपनी पावर को अनलीश करते हुए एक दूसरे से क्लैश करते हैं, और यहाँ दोनों के अलायंस के ही लोग एक एक करके आ जाते हैं। और तभी इस नॉर्दर्न अलायंस के लोग कहने लगते हैं कि चाहे जो हो जाए वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अब ये सभी लोग एक साथ टूट पड़ते हैं, जो देखकर फ्लेम स्टार मास्टर कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा एक यूनिवर्स मास्टर एक जूनियर के इतनी मेहनत के साथ अर्न किए गए ट्रेजर को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? जिस पर डेविल मास्टर भड़क जाता है, कहने लगता है कि मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मैं आज उससे सारे ट्रेजर्स को हासिल करके रहूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है। अचानक से यहाँ पर डेविल मास्टर के ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक हो जाता है। हम देखते हैं कि फाइनली यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, और तभी यहाँ पर अपनी टेरिफाइंग ऑरा के साथ आ जाते हैं क्यूरियोसिटी लॉर्ड, यानी कि वो अपनी क्लोन बॉडी के साथ आ जाते हैं। वो आते साथ ही कहने लगते हैं कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि मुझे यहाँ दो यूनिवर्स मास्टर एक साथ देखने को मिलेंगे। अब क्यूरियोसिटी लॉर्ड को देखते साथ ही यहाँ पे जो डेविल मास्टर था उसकी तो रूह कांप उठती है, और वहीं दूसरी तरफ जो फ्लेम स्टार मास्टर है वो यहाँ पे क्यूरियोसिटी लॉर्ड से कहने लगता है कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड, आपका रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप यहाँ पर एक छोटे लड़के से उसका ट्रेजर लूटने तो नहीं आए होंगे, है ना? जिस पर डेविल मास्टर कहने लगता है कि अगर ये चाहे भी तो भी हम में से कोई भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्राइमल क्यूरियोसिटी लॉर्ड अपने 1000 ट्रेजर रिवर के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इन्हें कोई भी ऐसे ही चुनौती नहीं दे सकता, और इसीलिए मेरी नॉर्दर्न टेरिटरी अलायंस अब इस ट्रेजर के मामले में इन्वॉल्व नहीं होगी। हम लोग यहाँ से बाहर हट रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेविल मास्टर यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों चाहो ना जी भर के लड़ सकते हो, वैसे भी क्यूरियोसिटी लॉर्ड के आगे कौन ही टिक पाएगा? जितना मन हो लड़ो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पे फ्लेम स्टार मास्टर कहने लगता है कि क्यूरियोसिटी लॉर्ड प्लीज थोड़ा सा हमारे बीस्ट अलायंस के बारे में सोचिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फ्लेम स्टार मास्टर है वो बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगता है। अब तभी यहाँ पे ये सारा नजारा देखकर जो दूर से डेविल मास्टर है वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि हाँ, जैसे तुमने कहा और उसे मान लिया, तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी दूर इसलिए आए हैं ताकि वापस वो खाली हाथ जा सके? ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है। तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड कहने लगता है कि ठीक है, फिर अब जब तुमने मुझसे इतनी सिंसियरिटी से पूछा है तो फिर मैं तुम्हें ये ट्रेजर रखने दे रहा हूँ, और मैं अब इस मामले में कोई भी दखल नहीं दूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर होमविंग अलायंस के जितने भी लोग हैं उन्हें भी वार्न कर देता है। कहने लगता है कि कोई भी होमविंग अलायंस का बंदा गोल्डन हॉर्न बीस्ट को परेशान नहीं करेगा। सुनकर तो यहाँ पर डेविल मास्टर के होश उड़ जाते हैं। वो कहने लगता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है? पर फिलहाल के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो भी यहाँ से 9 तो 11 हो जाता है। अब तभी क्यूरियोसिटी लॉर्ड भी यहाँ से स्माइल करते हुए चले जाते हैं। जिस बाद हम देखते हैं कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास यहाँ पे जो फ्लेम स्टार मास्टर है वो आ जाता है। कहने लगते हैं कि बच्चे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कभी भी अलायंस के अंदर क्यों नहीं देखा? यहाँ पे लू फेंग समझ आता है कि वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करके इसकी आइडेंटिटी का पता लगाना चाहता है। कि तभी लू फेंग बताने लगता है कि असल में मैं कभी भी अलायंस के अंदर गया ही नहीं, मैंने तो वहाँ पे कदम तक नहीं रखा। जिस पर यहाँ पे देखते हैं कि फ्लेम मास्टर को शक होने लगता है, तो लू फेंग बताने लगता है कि असल में जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैं बस यहाँ से वहाँ भटकता आ रहा हूँ, और काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के बाद मुझे फाइनली स्पेस बीस्ट अलायंस यानी कि स्टार बीस्ट अलायंस का पता चला। लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिर मैं वहाँ जाऊँ तो जाऊँ कैसे। अब यहाँ पे फ्लेम स्टार मास्टर अच्छे से जानता है कि कोई भी सीनियर्स की गाइडलाइन के बिना जो यहाँ पे स्टार बीस्ट अलायंस टेरिटरी है वहाँ पे कदम नहीं रख सकता। तो यहाँ पर उसे लू फेंग का जो रीजन है वो काफी ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, जिसके चलते वो मान जाता है। अब ये कहते हुए वो स्टार बीस्ट अलायंस की जो टेरिटरी का जो कोऑर्डिनेशन है वो यहाँ पर लू फेंग के साथ शेयर करता है। कहता है कि जब तुम सही जगह पर पहुंच जाओगे तो हमारे जो गाइडर्स हैं वो तुम्हें गाइड जरूर करेंगे हमारी एनर्जी के जरिए से। कहते हुए वो लू फेंग से सतर्क रहने के लिए कहता है, फिर यहाँ से चला जाता है। अब लू फेंग यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी में लगा था कि तभी यहाँ पे बाबा बताती है कि होमविंग अलायंस से खबर आई है कि जो थॉर्न रिंग अलायंस है उन लोगों ने ऑलरेडी अपने फोर्सेस को यहाँ प्रिमल स्टार के अंदर डिप्लॉय कर दिया है, और ये सभी लोग बस तुमसे तुम्हारे ट्रेजर्स को छीनने के लिए यहाँ एंट्रेंस और जो एग्जिट वाला एरिया है वहाँ पे घात लगा के बैठे हैं। इस दौरान कुछ बंदे लू फेंग को डिटेक्ट भी कर लेते हैं, और थॉर्न अलायंस के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लू फेंग कहने लगता है कि इन्हें मैं हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि हाल ही में इन लोगों ने एक बंदे से उस लू कंपास को भी चुरा लिया है। पर अफसोस की बात है कि ये लोग फिलहाल के लिए मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और तभी लू फेंग इन सभी को अपने पीछे ट्रेस करवाते हुए खुद की इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को एक्सप्लोड करा देता है, क्योंकि वो जानता है कि जब चाहे वो इसे रीजनरेट भी करा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए इन्हें डैमेज पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। अब ये लोग भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसने खुद के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इन सभी को अभी स्वॉर्ड लू कंपोनेंट्स की तलाश थी, तो ये लोग चारों ओर फैल जाते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग वापस अपने डिवाइन सेंस के जरिए से लू फेंग यानी कि उसी बंदे को ढूंढते हैं जिसके पास स्वॉर्ड रिवर लू है, लेकिन उन्हें वो बंदा यानी कि अपना लू फेंग नहीं मिलता, जिसके चलते ये लोग गुस्से के साथ तिल मिला जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर वो कहाँ गया। सो होमी और आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।